नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज आपसे ज़मीन विवाद से संबंधित समस्याओं एवं उसके कानूनी समाधान पर महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमने खेती की कोई ज़मीन खरीदा है और रजिस्ट्री करवा कर उसे भूल गए हैं और जिस व्यक्ति से हमने ज़मीन खरीदा था उस व्यक्ति ने उसी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। अब वह दूसरा व्यक्ति जिसने ज़मीन खरीदा है अपनी खरीदी हुई ज़मीन की रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण या दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा लेता है, या वह व्यक्ति जिसने हमने ज़मीन खरीदा है वह उसी ज़मीन पर किसी बैंक से लोन उठा लेता है। यह अलग बात है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध के लिए कानून में सज़ा मिलेगी, लेकिन हमें इस बात के लिए बिना मतलब के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इन तरह की समस्याओं पर कानूनी समाधान बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री अनिल देवलाल जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री अनिल देवलाल जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब हम ज़मीन विवाद से संबंधित समस्याओं पर कानूनी सलाह लेने के लिए देवलाल जी से पहला सवाल करते हैं। देवलाल जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ज़मीन रजिस्ट्री क्या होती है, ज़मीन की रजिस्ट्री करना अनिवार्य क्यों होता है? धन्यवाद कृपानंद जी। मैं पुनः आपका अभिनंदन करूंगा। इस तरह की आप अच्छी जानकारी दर्शकों को देते रहते हैं। ज़मीन संबंधी मामलों में अधिकतर ये आज के समय में देखा गया है कि इसमें धोखाधड़ी काफ़ी होती है। एक ज़मीन को, जैसे आपने पहले भी कहा है कि एक ज़मीन को दो जगह बेचना, उस पर लोन उठा लेना, उसका दो जगह रजिस्ट्री करा देना, तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं। इसके लिए अगर ख़रीदार या जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं, जो भी हैं, ज़मीन क्रेता विक्रेता जो भी हैं, अगर वो सजग रहेंगे तो इन धोखाधड़ियों से बचेंगे। इससे क्या होगा कि कोर्ट की समस्याओं में जो लंबित मामले हैं वो भी पहले तो मामले कम जाएंगे और अगर होंगे तो उनका लंबित नहीं हो पाएंगे, जल्दी से जल्दी उनका निराकरण हो पाएगा। अब आपने प्रश्न पूछा था कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है। सिंपल चीज़ यह है कि जैसे हम किसी चीज़ को लिखने के लिए एक अधिकृत रजिस्टर में लिखते हैं, उसको डायराइज करते हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर हम जो भी हमारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय है, जैसे यूटी कैडर्स में है सब रजिस्ट्रार कार्यालय है, अगर आप स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ पे तहसीलदार हैं, एसडीएम है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का अभिलेख संचित किया जाता है। तो उसी सरकारी अभिलेख में किसी चीज़ को संचित कराना ही रजिस्ट्री कहलाती है। अब दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्री कराना क्यों ज़रूरी हो जाता है। रजिस्ट्री कराने से आप कानूनी प्रक्रिया के तहत जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं उस पर आप मालिकाना हक हासिल करते हैं और मालिकाना हक आपका होता है। उसके बाद तो जो इसमें संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन पे दिए रहते हैं कि आपका आधार कार्ड हो गया, सामने वाले का आधार कार्ड हो गया, उसमें ज़मीन के बारे में डिटेल्स हो गई, उसके बाद गवाह हो गए, इनके साथ मिलके आप रजिस्ट्री की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं और उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उस ज़मीन पे आपका हक हो जाता है और उसके बाद फिर आप आगे जो सुविधाएँ सरकार से मिलती है उसके लिए तभी आप इंटाइटल्ड होते हैं। देवलाल जी, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण या दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी हो जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज क्या एक ही चीज़ है और क्या रजिस्ट्री कराने से ही काम हो जाता है, क्या दाखिल खारिज ज़रूरी है। तो पहली बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने दर्शकों के मन की बात कही है, बहुत अच्छा सवाल है। रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हम कहते हैं कि अभिलेख को एक संचित कर दिया है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है या जो डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू आपने सूचना दे दी कि ये संपत्ति इस व्यक्ति ने बेची और मैंने ये खरीद ली है। अब अगर बात की जाए, जैसे फ्लैट ओनर होते हैं या जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं, इस तरह की जो एक ढंग से मान लीजिए रिहायशी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको मान लीजिए, उसमें तो रजिस्ट्री से ही
काफ़ी कुछ हो जाता है, क्योंकि आपको तुरंत पोजीशन मिल जाता है उसमें। तो उसमें तो अगर एक अपार्टमेंट में 10 फ्लैट है, 10 के नाम रजिस्ट्री होगी, तो वो लगभग पर्याप्त माना जाता है। अब रही बात खेती की ज़मीन की, कृषि योग्य भूमि जिसको कहते हैं, कृषि योग्य भूमि में दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन किसी को बेचते हैं, किसी से खरीदते हैं, तो उसका पूरा हिस्सा, उसका जो पूरा जितना भी आपने लिया है, उसकी पूरी जानकारी समेत, रजिस्ट्री तो है ही है, रजिस्ट्री के बाद आपने दाखिल खारिज उसका ज़रूर कराना है। दाखिल खारिज का मतलब होता है एक दाखिल हुआ, वो खारिज हुआ, जिसने बेचा वो खारिज हो गया और जिसने खरीदा वो दाखिल हो गया। उसके हिसाब से वो ज़मीन वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी अभिलेखागार में, उसके हिसाब से आपका लगान होगा। और कल कलाप में जो सुविधाएँ हैं आपको सरकार की, बीज संबंधी या किसी भी संबंधी कोई भी सुविधा अगर सरकार आपको देती है, तो वो उसी दाखिल खारिज के हिसाब से ही चलाई जाएगी। जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो ये कहता है कि कृषि योग्य भूमि का आपको हर हालत में दाखिल खारिज कराना ही कराना है। और बाकी अगर और चीज़ों में भी आगे दाखिल खारिज कराएंगे तो आगे की जो सुविधाएं हैं उसके लिए आप इंटाइटल्ड होंगे। हमारे देश में प्रॉपर्टी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला खेती की ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा आबादी क्षेत्र की प्रॉपर्टी और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र की प्रॉपर्टी। इन तीनों तरह की प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज किस कार्यालय में होता है और कैसे होता है? देवलाल जी थोड़ा इसे विस्तार से बताइए। दाखिल खारिज मूलतः मान लीजिए आज़ादी के बाद या उससे कुछ समय बाद तक एक ही तरीके का होता था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे बेसिकली पहले कि जो हमारी ज़मीन थी उसी के कोने पे घर बना लिया करते थे, जो गांव में होता था अक्सर। इसके बाद जैसे विकास आगे हुआ, उद्योग धंधे आए, उसके बाद नगरीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, तो उसके बाद इनके लिए सरकार ने सुविधाओं के लिए कि ताकि एक ही जगह ना हो और सुविधा देने के लिए उसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो इसमें जो कृषि योग्य भूमि है, तो कृषि योग्य भूमि का जो दाखिल खारिज होता है वो राजस्व विभाग उसके लिए जिम्मेदार है। उन्हीं के अभिलेखागार में ये सारा भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका जो दाखिल खारिज होता है वो राजस्व विभाग करेगा। जैसे स्टेट में हो गया एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार वगैरह, ये लोग इसका दाखिल खारिज करेंगे। और अगर आप चले जाइए शहरों में या यूटी कैडर्स में, तो यहाँ सब रजिस्ट्रार करेगा। इसके बाद आती है आबादी क्षेत्र वाली ज़मीन, कि जहाँ जैसे हम अर्बनाइजेशन करते हैं या कोलोनाइजेशन करते हैं, तो उस कोलोनाइजेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैंड ओनिंग एजेंसी कौन सी है। जैसे दिल्ली में है, अगर वो डीडीए है तो वो दाखिल खारिज या जो नामांतरण की प्रक्रिया है वो डीडीए के द्वारा होगी। अगर वहाँ ज़मीन पे मालिकाना हक एमसीडी का है या वो एमसीडी के कार्यक्षेत्र में आती है तो उसका एमसीडी करेगी। इसके अलावा कई जगह नगर पालिका परिषद या जो भी अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं, अगर लैंड ओनिंग अथॉरिटी वो है तो उसी लैंड एंड ओनिंग अथॉरिटी के अंडर में, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो हो, इनके अंदर में की जाएगी। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे आता है औद्योगिक ज़मीन के लिए सरकार ने भी इसके लिए थोड़ी सी एक अलग सुविधा दे दी है। जैसे दिल्ली में है IDC जिसको बोलते हैं, तो ये उसके यहाँ भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जो औद्योगिक ज़मीन है, ऐसी एजेंसी सरकार ने वहाँ भी स्टेट में भी सुविधा दे रखी है, तो ये आपको रजिस्टर या दाखिल खारिज नामांतरण जो है ये वहाँ पे कराने पड़ेगा। तो सिंपल चीज़ें हैं, कृषि योग्य भूमि का राजस्व विभाग है, और आबादी क्षेत्र का एमसीडी वगैरह या जो भी लैंड ओनिंग अथॉरिटी है उसका है, और जो औद्योगिक है उसमें उद्योग संबंधी जो विभाग है वो इसका दाखिल खारिज करेगा। क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक जैसी होती है? पहला, जब किसी प्रॉपर्टी की खरीद की जाती है। दूसरा, जब प्रॉपर्टी वसीयत के द्वारा मिलता है। और तीसरा, जब प्रॉपर्टी उत्तराधिकार विधि द्वारा मिलता है। देवलाल जी से थोड़ा विस्तार हो। इसमें जैसे मैंने अपने पहले प्रश्न में अभी बताया था कि जो दाखिल खारिज नामांतरण की जो पद्धति है वो ज़मीन के हिसाब से होगी कि जिस तरीके की ज़मीन होगी। अब इसमें हम पर या ख़रीदने वाले पे ये डिपेंड करता है मैं कौन सी ज़मीन ले रहा हूँ। अगर मैं आबादी क्षेत्र में फ्लैट ले रहा हूँ तो जो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं उसके हिसाब से मुझे देखना कि ये रजिस्ट्री इसके नाम हो गई थी, इसके नाम किसके नाम दाखिल खारिज है, किस लैंड ओनिंग अथॉरिटी ने इसको परमिशन दी है बनाने की, जो इसमें संबंधित एनओसी है वो सारी लगी हुई हैं, तो वो देखते हुए हम उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। दूसरी बात, वसीयत की ज़मीन, उसमें भी दो चीज़ें देखी जाएंगी, क्या मुझे फ्लैट मिला है या क्या मुझे कृषि योग्य ज़मीन मिली है। कृषि योग्य ज़मीन मिलेगी तो उसमें जो है वो राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार होगी। अगर मुझे वो फ्लैट या कोई मकान वैसे बना बनाया मिला है तो वो
लैंड ओनिंग अथॉरिटी के हिसाब से होगा, लेकिन उसमें यह है कि मुझे वसीयत संबंधी जितने कागजात हैं कि कैसे मुझे वसीयत मिली, किसके नाम मिली, वो प्रॉपर फॉर्मेट पे है, उसमें गवाह पूरे हैं कि नहीं है, वो उस नॉर्म्स को पूरा करती है कि नहीं करती है, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तीसरी बात उत्तराधिकार का। उत्तराधिकार में सबसे पहले अगर इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट आता है कहीं से, तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम उत्तराधिकारी किस तरीके से है। इसमें कई बार क्या होता है कि कोर्ट से भी हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इन केस अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट पैदा हो, और अगर कोर्ट में भी डिस्प्यूट हो तब भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ और इस तरीके से ज़मीन मेरे पास आई है। जब आप ये सिद्ध कर देते हैं कि ज़मीन मेरी हो गई है, तब आप उसको ज़मीन की कैटेगरी के हिसाब से अगले को ट्रांसफ़र या नामांतरण कर देंगे। लेकिन पद्धति वही रहेगी, अगर कृषि योग्य ज़मीन है तो वो कृषि योग्य के हिसाब से होगी, और अगर आबादी क्षेत्र की है तो आबादी क्षेत्र के हिसाब से होगी, और अगर वो औद्योगिक है तो औद्योगिक हिसाब से होगी। बस 3 चीज़ें खाली इसमें ध्यान रखनी है कि वसीयत हो तो आप ऑथेंटिकली दिखाएं कि ये वसीयत मेरे नाम इस प्रकार से है, और उत्तराधिकार है तो इस प्रकार से है, और अगर मैंने खरीदी है तो आप पीछे की चेन दिखा देंगे जी इस प्रकार से मैंने खरीदी है, तो ये ज़मीन अब मेरी बनती है। जमाबंदी क्या होती है? जमाबंदी से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है? क्या रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदी जाने वाली ज़मीन का जमाबंदी का वेरीफाई कर लेना ज़रूरी होता है या नहीं? किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराने से पहले हमें कौन सी दस्तावेज का अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना चाहिए? ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी हम जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं वह पहले से ही किसी को बेच दिया हो और उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से हमें ही बेचने को आ गया हो। देवलाल जी, इस फर्जीवाड़ा से बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कृपानंद जी, मैं कहूँगा ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जमाबंदी बेसिकली एक उर्दू शब्द है, तो जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके बाद क्या था कि ये शब्दावली प्रचलन में थी, तो ये जमाबंदी ही शब्द प्रचलित में चला गया। जमाबंदी का अर्थ है ये है कि ज़मीन संबंधी सारा रिकॉर्ड, उसकी नापतोल कितनी है, वो ज़मीन किसके नाम थी, कैसे उसका बंदोबस्त किया गया, किस तरीके से वो ज़मीन इसके नाम आई, उसका जो पूरा अभिलेख है वो जमाबंदी के अंदर हमें मिलता है। तो जमाबंदी का स्पष्ट अर्थ ये देखिए कि जो भूमि संबंधी जितना भी अभिलेख है, रिकॉर्ड जिनको बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई माप तोल, किसके नाम थी, कैसे आई, उत्तराधिकार से आई, वसीयत से आई, जो भी जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको जमाबंदी के अंदर मिलेगी। इसमें सवाल था कि क्या जमाबंदी रजिस्ट्री करने से पहले बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो जमाबंदी के सारे रिकॉर्ड राजस्व विभाग में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सभी जगह उपलब्ध होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्री कराने से पहले आपको जमाबंदी वेरीफाई कर लेनी चाहिए कि ये ज़मीन कब से किसके नाम पे आई, पूरे अभिलेख उपलब्ध होते हैं। यदि आप इनको वेरीफाई कराए बिना रजिस्ट्री कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगला सवाल था इसमें कि कौन कौन से दस्तावेज हमें इसमें देखे, दस्तावेजों की जांच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए। तो इसमें बैनामा होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल है, रजिस्टर्ड डीड है, सेल डीड है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, कब से ये बंदोबस्त किसके नाम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ओनरशिप किसकी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको वेरीफाई कर लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि आज के समय में अधिकांश ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी, आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी मुझे भी बेच दी, किसी और को भी बेच दी। मैंने क्या करा कि जल्दीबाजी में प्रॉपर्टी ले ली, उसका वेरिफिकेशन नहीं किया कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी, किसके नाम नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में या कई और जगह भी धांधलियाँ देखने को मिली, तो इससे क्रेता को हमेशा नुकसान हुआ है। अगर आप इसमें अलर्ट होकर चलेंगे, पूरा वेरिफिकेशन होकर चलेंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बाकायदा एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी लीजिए उसके कि ये ज़मीन किसके नाम थी, कैसे थी। तो RTI से भी इसकी पूरी जानकारी ली जा सकती है, और अगर आप इन चीज़ों के प्रति सतर्क रहेंगे तो तब आप ये फर्जीवाड़े से बच सकेंगे। क्या प्रॉपर्टी का असली मालिक हम तभी बनते हैं जब प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में हमारा नाम मालिक के रूप में दर्ज कर लिया जाता है? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदें उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया हो गई तो वो ज़मीन आपके नाम हो गई। लेकिन ये एक तरीके से तो आप ज़मीन के मालिक बन गए, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है म्यूटेशन की। जब म्यूटेशन हो जाता है तो वो ज़मीन जो है
किसी को खारिज करके आप उस ज़मीन में दाखिल हो गए तो वो ज़मीन आपकी हो गई। लेकिन ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स देने से ही हम ज़मीन के हकदार बनते हैं। तो ये बात पूर्णतः सत्य है कि जब तक आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे तब तक एक ढंग से आप पूरा मालिकाना हक प्राप्त नहीं करते। वो कैसे कि कल कलाप में आपने वो प्रॉपर्टी बेचनी हो, उसमें आपने बिजली का मीटर लगाना हो, सरकार कोई सुविधा दे रही हो, वो सुविधा आपको लेनी हो, तो वो सुविधाएं आपको तभी दी जाएगी जब आपके रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी टैक्स दे होगा और अब तक की जो किस्तें हैं वो पूरी भरी जा चुकी होंगी, तभी आपको दिया जा सकेगा और तभी आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। अब इसमें जैसे कृषि योग्य भूमि है, उसमें अगर आप लगातार 30 साल तक ज़मीन का टैक्स नहीं देते हैं तो सरकार चाहे तो उसको अपने कब्जे में ले सकती है। इसी प्रकार रिहायशी जो फ्लैट हैं, मकान हैं, जो भी है, तो जो उसकी लैंड ओनिंग एजेंसी है, चाहे वो डीडी हो, चाहे एमसीडी हो, नगर पालिका परिषद हो, कोई भी हो, उसका टैक्स आपको जानना चाहिए। और अगर उसका टैक्स भी नहीं आएगा तो एक नियत समय अंतराल बाद जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या अध्यादेश किसी प्रकार का आएगा तो सरकार उसको भी अपने कब्जे में ले सकती है। ये भी ज़रूर आप ध्यान रखें। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी टैक्स आपको ज़रूर भरना है। प्रॉपर्टी टैक्स आप भरेंगे तो आपका फिर हर प्रकार से संपूर्ण स्वामित्व होता है और सारे अधिकार आप प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स हर साल भरना पड़ता है या कभी कभी भरना पड़ता है? क्या समय पर प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स नहीं भरने पर जुर्माना देना होता है? कई लोग सालों से प्रॉपर्टी का रसीद नहीं कटवाते या भू लगान नहीं जमा करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वह प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है? प्रॉपर्टी टैक्स या भू लगाना, आप जो भी कहें, ये भरना बहुत आवश्यक है। ये क्यों भरना आवश्यक है मैं ये भी बता देता हूँ कि सरकार से जो हम सुविधा लेते हैं, बिजली, पानी, गली बनाना, ये बनाना, जितने भी वैकल्पिक काम होते हैं उसके लिए राजस्व यहीं से जुटाया जाता है। जो आप जिस हक से आप सरकार से कहते हैं कि जी हमारे काम कराइए, तो ये आपका कर्तव्य भी है कि सरकार को आप प्रॉपर्टी टैक्स दें। और प्रॉपर्टी टैक्स में ये लगभग हर साल भरा जाता है। लगभग मैंने इसलिए शब्द यूज़ किया, कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में देखा गया है कि लोग 4-4, 5-5 साल नहीं जमा कराते, उसमें फिर सरकार, कई बार ऐसा होता है कि एमसीडी हो या डीडी हो, कोई एक स्कीम निकाल दी जाती है कि भाई इस स्कीम के तहत करदाताओं को छूट दे दी गई है और आप इतनी छूट देके जमा करा दीजिए। लेकिन बहुत बेहतर ये रहेगा कि अगर देखिए, सरकार वैसे तो कोई बिजनेस नहीं करती, हम कहते हैं कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर हम सुविधा ले रहे हैं तो सरकार भी तो हम ही सरकार बना रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तभी सरकार के पास वो राजस्व होगा कि हमें वो सुविधा दे पाएंगे। अगर हम टैक्स नहीं जमा करा पाएंगे तो हम सुविधाओं से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरकार कहाँ से विकास के कार्य करेगी? और सरकार फिर विकास के काम नहीं कर पाएंगी और अल्टीमेटली उसका नुकसान हम ही को होगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि हर साल हमने प्रॉपर्टी टैक्स भरना है और जब प्रॉपर्टी टैक्स आप भरते हैं तो संपूर्ण मालिकाना हक के साथ साथ विकास पे भी आप अपना हक रखते हैं और सरकार से आप खड़े होकर सवाल कर सकते हैं कि हमारा विकास कराइए। देवलाल जी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आकाश तिवारी का एक सवाल आया है। तिवारी जी कहते हैं कि मेरा एक ज़मीन है जो चकबंदी से मेरा खाता में था। इस ज़मीन पर पहले कच्चा घर था, बाद में यहाँ पक्का घर बन गया, लेकिन प्रधान ने एसडीएम से मिलकर उसे तालाब में परिवर्तित करा दिया। इसमें अब कुछ किया जा सकता है? आकाश जी, मेरा कहना ये है इस प्रश्न में कि अगर इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक लीनियंसी रखी गई है तो कहीं ना कहीं आपके एंड से चूक है इस पर। क्योंकि जो हिंदुस्तान में अधिकतर जो कब्जा करते हैं उनकी पॉलिसी यही रहती है कि कब्जा करने में पहले कुछ दिन वहाँ पे गाय बांध दी, कुछ दिन बाद वहाँ पत्थर रख दिए, कुछ दिन बाद छोटा सा निर्माण कर दिया। अगर आप तभी भी आपका ध्यान नहीं है तो कुछ ना कुछ निर्माण कर देंगे वहाँ पे। और निर्माण में पहले ये था कि जिसका कब्जा था उसको छुड़ाने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब हमें ये नियम ऐसे मिल गए हैं कि जिसकी ज़मीन रहेगी उसको मालिकाना हक उसी को मिलेगा, जो कब्जा करता है उसको देर से देर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात कि उसको प्रधान और एसडीएम ने मिलकर ये कर दिया है, देखिए जो पंचायती राज एक्ट है उसमें प्रधान को पावर तो है, लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हाई कोर्ट से भी बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रत्यक्ष प्रहरी है, वो गारंटी देता आपके मौलिक अधिकारों की। तो आप, मेरे सलाह ये है आपको कि एक बार भारतीय संविधान में अपने मौलिक अधिकार पढ़िए, आधे जागृत तो आप तभी से हो जाएंगे। बाकी आपके पास फिलहाल रास्ता ये है कि पहले आप एक प्रेजेंटेशन प्रधान को दीजिए
और प्रधान से ऊपर सबसे पहले आप प्रशासन में तहसीलदार और एसडीएम को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपना प्रतिवेदन या जिसको प्रार्थना पत्र आप बोलते हैं उसमें लिख के दीजिए कि ये ज़मीन मेरी थी, या आरटीआई के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी निकालिए कि ये ज़मीन किसकी थी, कब बनी, कैसे बनी, और जो जानकारी आपकी थी वो लिखिए, उस पर इंक्वायरी करवाइए। अगर वहाँ से आपको लाभ नहीं मिलता फिर आप डीएम ऑफिस जाएंगे, डीएम के बाद जो राजस्व कमिश्नर हैं ऊपर, अगर इसके बाद भी ये आपकी बातें नहीं सुनते हैं तो आरटीआई के माध्यम से सूचना कलेक्ट कीजिए, और न्यायालय आपके लिए बैठा हुआ है, न्यायालय आपके अधिकारों की गारंटी लेता है और न्यायालय आपको ये ज़मीन दिलाएगा। देवलाल जी, एक सवाल विजय सिंह का है। इनका कहना है कि मेरे पिता को ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया गया, जबकि जमाबंदी में उनका नाम है, तो अब क्या करें? अगर विजय जी जमाबंदी में आपके पिताजी का नाम है तो वो ज़मीन के हकदार तो है ही हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जमाबंदी का संपूर्ण रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आपके एसडीएम कार्यालय जो आपके यहाँ होता है उनके यहाँ जो अभिलेखागार है वहाँ पे इसका सारा रिपोर्ट मिलेगा। पहले आप अपने पटवारी से मिलिए, पटवारी से मिलने के बाद उनको कहिए कि ये ज़मीन हमारी है, इसमें हमारा कौन सा खाता, खसरा, खतौनी का नंबर जो भी आपका है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको उस ज़मीन पे किसी का कब्जा है, अगर कोई अनाधिकृत कब्जा करता है तो उसकी आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर और किसी तरीके से कब्जा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप तहसीलदार और एसडीएम को अपनी सूचना देंगे, अपनी शिकायत देंगे कि महोदय मेरा इस पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, तो उनको पूरे अधिकार हैं कि वो आपको कब्जा दिलाएं। इन केस अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके बाद आपके पास डीएम जो है उनका ऑप्शन है, और उसके बाद अगर फिर भी किसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ज़मीन आपको मिलेगी, ये पक्का है। धन्यवाद देवलाल जी। आज के परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।